बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज ज़फ़र अवान। जैसा कि आप लोग सब तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जानते हो, और आज का जो हमारा जो ये सेशन है, ये बेसिकली एडवांस अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के हवाले से हमने रखा था कि एडवांस अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इस दफा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो उसके लिए हमने एक जो है वो लाइव सेशन रखा था, तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे। पहले मैं एडवांस अकाउंटिंग का कोशिश करूंगा कि आप लोगों को डिटेल में बताऊं कि एडवांस अकाउंटिंग के अंदर किस तरह के क्वेश्चन इस साल एक्सपेक्टेड है, और फिर उसके बाद अगर टाइम बचा तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग को डिस्कस करेंगे, नहीं तो हम एक नया सेशन रखेंगे आज या कल में ही, जिसमें हम कॉस्ट अकाउंटिंग को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं एडवांस अकाउंटिंग की। एडवांस अकाउंटिंग, जैसा कि आप लोगों को सब बच्चों को पता है कि एडवांस अकाउंटिंग के अंदर 7 से 8 सवालात आ रहे होते हैं, और जिसमें से आपको कोई से भी 5 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन एग्जामिनर आपको कहता है। अब हर एक क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स का होता है, और जब आप 20 मार्क्स के अटेम्प्ट करते हो तो आप 100 मार्क्स जो है वो अचीव कर लेते हो। तो अब हम बारी बारी वन बाय वन हर चैप्टर को डिस्कस करेंगे कि हर चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। मैं हर चैप्टर में से 6 सवालात आप लोगों को दूंगा। आपको मतलब जैसे कि आप लोगों को पता होगा, एक चैप्टर हमारा रेशियो एनालिसिस का है, एक चैप्टर हमारा जो है वो ब्रांच अकाउंटिंग का है, एक चैप्टर हमारा जो है वो एडवांस अकाउंटिंग का है। तो जैसे जैसे चैप्टर है, तो हर चैप्टर में से मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। एग्जाम में तकरीबन जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब पहले जो है वो 8 या 9 अगस्त से हमारे पेपर जो है वो स्टार्ट होने जा रहे थे। अब आप लोगों के पेपर 8 या 9 अगस्त से नहीं है, बल्कि 16 अगस्त एक्सपेक्टेड डेट ये है। जब मैंने लास्ट टाइम कराची यूनिवर्सिटी में पता किया था, तो 16 अगस्त सुनने में आ रहा था कि 16 अगस्त को जो है वो आप लोगों के पेपर एक्सपेक्टेड है। तो अब हमारे पास थोड़े से 5-6 दिन और बढ़ गए। तो डेली बेसिस के ऊपर अगर आप एक चैप्टर को उठाते हो और एक चैप्टर के 5 से 6 सवाल इजीली आप लोग कर सकते हो। तो अगर आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो, उनकी प्रैक्टिस करके चले जाओ, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों का पेपर जो है वो काफी अच्छा हो जाएगा। तो हम वन बाय वन चैप्टर को डिस्कस करूंगा मैं, और एक चैप्टर का मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगा कि भाई ये पास पेपर्स के अंदर क्वेश्चंस है, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पहला चैप्टर जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास ब्रांच अकाउंटिंग। फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा ब्रांच अकाउंटिंग से रिलेटेड है। अच्छा, अब ब्रांच अकाउंटिंग में होता ये है कि ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर 2 क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। तो ब्रांच अकाउंटिंग वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसको चॉइस में मत छोड़ना, कुछ बच्चों को मुश्किल लगता है तो वो इसको चॉइस में छोड़ देते हैं। तो ब्रांच अकाउंटिंग में से एग्जामिनर 2 क्वेश्चंस अमूमन आपको दे रहा होता है। पहले ये होता था, किसी जमाने 2012-13 की बात है, 2012-13 में ऐसा हुआ करता था कि एक सवाल ब्रांच अकाउंटिंग से बना करता था। लेकिन बाद में 2012-13-14 के बाद जो है वो सिलेबस रिवाइज हुआ, और सिलेबस रिवाइज होने के बाद अब जो है ब्रांच अकाउंटिंग में से 2 सवालात जो है वो आ रहे होते हैं। अब 2 सवालात किस तरह के आ रहे होते हैं ये मैं आपको बता दूं। इस दफा के लिए जो ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपसे इनकम स्टेटमेंट पूछी जाएगी हेड ऑफिस की या ब्रांच की। 2 क्वेश्चंस आ रहे होते हैं ब्रांच अकाउंटिंग में से। एक आ रहा होता है कि आपको जर्नल एंट्रीज बनानी होती हैं, और दूसरा आपको जो है वो कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट कह देते हैं। लेकिन इस दफा के लिए जो एक्सपेक्टेड है कि ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर सवाल जो आ सकता है वो ये आ सकता है कि आपको जो है ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर इनकम स्टेटमेंट कह दे कि ब्रांच की इनकम स्टेटमेंट बनाओ,
या फिर हेड ऑफिस की इनकम स्टेटमेंट बनाओ। ठीक है, इस तरह के ये पास पेपर में आए हुए हैं, वो मैं लिख दूंगा आप लोगों को। अच्छा, दूसरी बात, ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर जो नॉर्मल होगा क्वेश्चन, उसमें ये है कि दूसरा क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है, वो ये आ सकता है कि ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर आपको ब्रांचेस के लेजर दे दिए जाए, या आपको हेड ऑफिस का लेजर दे दिया जाए, और उससे कहे कि आप इसकी इंट्रीज बनाओ। जैसे कि आपको ब्रांच का लेजर दे, और ब्रांच का लेजर देने के बाद वो आपको कहे कि आप इससे इंट्रीज बनाओ और हेड ऑफिस का लेजर बना दो। या फिर वो आपको हेड ऑफिस का लेजर दे, और हेड ऑफिस का लेजर देने के बाद वो आपको इंट्रीज बनाने को कहे, और फिर वो कहे कि इस हेड ऑफिस के लेजर के थ्रू आपने ब्रांच का लेजर बनाना है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्टेड है। दो सवालात जो है मेरी नजर में जो इंपॉर्टेंट है वो ये है। ठीक है, अब इस तरह के सवालात पेपर में, पास पेपर में कौन कौन से आए हुए, कहाँ कहाँ आए हुए, अब मैं वो लिखने जा रहा हूँ, वो आप लोग अपने पास नोट कर लेना, और फिर बाद में उनकी प्रैक्टिस कर लेना। और किसी बच्चे को अगर उस सवाल में मसला हो रहा हो तो वो मुझसे डिस्कस कर सकता है, सब बच्चों के पास मेरा नंबर है। तो पहला जो है 2018 रेगुलर, 2018 रेगुलर, और क्वेश्चन नंबर 3। इसके अलावा 2018 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3, और इसके अलावा 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 8, 2016 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6, 2016 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7, और 2014 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 5। तो ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6, तकरीबन 6 क्वेश्चंस हैं जो कि ब्रांच अकाउंटिंग से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, और लाजमी इन क्वेश्चंस की आप लोगों को प्रैक्टिस करके जानी है। इनमें से सवालात जो है वो आप लोगों के एक्सपेक्टेड हैं। बाकी आप लोगों ने ब्रांच अकाउंटिंग के हवाले से या पेपर में जो भी क्वेश्चन आप लोग प्रिपेयर करके जा रहे हो, तो उसका आप लोगों ने कंसेप्ट जो है वो अपना माइंड में क्लियर रखना है। ठीक है, कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो तो एग्जामिनर जिस तरह का भी आपको क्वेश्चन दे देता है, आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर लेते हो। तो ये तो ब्रांच अकाउंटिंग में से हो गया। ब्रांच अकाउंटिंग का दोबारा मैं बता देता हूँ कि किस तरह का सवाल जो है वो एक्सपेक्टेड है। एक क्वेश्चन जो है वो ब्रांच की या हेड ऑफिस की वो आपसे इनकम स्टेटमेंट पूछ सकता है, या दोनों की वो आपसे इनकम स्टेटमेंट पूछ सकता है। और दूसरा जो सवाल है वो आपको लेजर दे देगा, और लेजर देने के बाद वो आपको कहेगा इंट्रीज बनाओ। और अगर वो हेड ऑफिस का लेजर दे रहा होगा तो वो आपको कहेगा कि ब्रांच की जो है वो लेजर बना के दिखाओ। अगर वो आपको ब्रांच का लेजर देगा तो वो आपको कहेगा हेड ऑफिस का लेजर बना के दिखाओ। और कुछ एडजस्टमेंट जैसे कि इनकम स्टेटमेंट में आ जाती हैं, जब आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी होती है, उन एडजस्टमेंट की इंट्रीज भी, और उन एडजस्टमेंट को इनकम स्टेटमेंट के अंदर आप लोगों ने किस तरीके से एडजस्ट करना है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद ब्रांच अकाउंटिंग के बाद जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है इंस्टॉलमेंट सेल। सेकंड चैप्टर जो है वो हमारे पास है इंस्टॉलमेंट सेल। इंस्टॉलमेंट सेल में से भी आपको मैं 5 या 6 सवालात बताऊंगा कि इनमें से आपको जो है वो प्रैक्टिस करनी है। लेकिन मैं आप लोगों को आइडिया दे देता हूं कि आप लोगों ने कौन से सवालात के ऊपर जो है वो अपना फोकस रखना है। पहला, इंस्टॉलमेंट सेल के अंदर इस तरह का सवाल आ सकता है
कि आपको 2 साल का डेटा दे दिया जाए या 3 साल का डेटा दे दिया जाए, और आपको उसके अंदर इस तरह के पास पेपर में सवालात आए हुए हैं, वो मैं ईयर में भी मेंशन कर दूंगा। मतलब 2 से 3 साल का आपको डेटा दिया जा रहा होगा, और फिर उसकी आपको कैश कलेक्शन दी जा रही होगी, और हर ईयर का अलग अलग जो है वो रेट होगा, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट या अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट का, और फिर वो रेट आपको उस कैश कलेक्शन के ऊपर अप्लाई करना होगा और एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी होंगी। इस तरह के सवालात पास पेपर्स में आए हुए हैं। तो इंस्टॉलमेंट सेल में से इस तरह का सवाल जो है वो आ सकता है। तो इसको आपने माइंड में रखना है कि इंस्टॉलमेंट सेल में किस तरह का आएगा। एक तो 3 इयर्स आपको दे दिए जाएंगे या 2 इयर्स आपको दे दिए जाएंगे। दूसरा, कैश कलेक्शन आपको फाइंड आउट करना आनी चाहिए कि कैश कलेक्शन किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ना दी जाए तो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ये भी इस तरह का सवाल भी एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है कि 2 से 3 साल का आपको डेटा दिया जाए और उसके अंदर ओपनिंग इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल और एंडिंग इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल दे रहे हो, और बीच में ओपनिंग डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट और एंडिंग डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट दे रहे हो, और इस तरीके से आपको कैश कलेक्शन जो है वो निकालनी हो। मतलब 2 से 3 साल का डेटा होगा। तो ये सवालात, इस तरह की प्रैक्टिस आप लोगों को करके जानी है इंस्टॉलमेंट सेल के अंदर। नॉर्मली इस तरह के सवालात जो है वो आ सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो एक सवाल इंटरेस्ट का लाजमी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, जिसमें इंटरेस्ट रेट दे दिया जाता है कलेक्शन के अंदर। तो अब उसके सवालात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बीच में जो जो चीजें मुझे याद आती रहेंगी वो मैं आपको बताता रहूंगा। तो इंस्टॉलमेंट सेल में से कौन कौन से ईयर जो है वो हमारे एक्सपेक्टेड हैं, आप लोग बीच में टेक्स्ट करके अपने सवालात पूछ सकते हो। अगर कोई चीज आप लोगों को नहीं समझ में आ रही, मैं आप लोगों की चैट भी पढ़ रहा हूँ। इंस्टॉलमेंट सेल में से बेटा 2015 रेगुलर, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इंपॉर्टेंट है। 2013 रेगुलर, क्वेश्चन नंबर 2 इसका इंपॉर्टेंट है। 2012 प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इसका इंपॉर्टेंट है। 2001 लाजमी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसका इंपॉर्टेंट है। 2001 के अंदर रेगुलर प्राइवेट कोई नहीं है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है 2001 का, इसको लाजमी 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 करना। इसमें आपको 1 से 2 साल या 3 साल का डेटा दिया जा रहा होगा, बीच में आपको कैश कलेक्शन फाइंड आउट करनी होगी, स्टेटमेंट बनानी होगी कैश कलेक्शन की। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है कि आपको ये बताए कि आपने इंस्टॉलमेंट पे सेल की, इतना परसेंट आपने जो है वो क्या किया कि डाउन पेमेंट ले ली, बाकी की जो है वो आप ने इंस्टॉलमेंट कर दी। अब वो आप इंस्टॉलमेंट ले रहे हो क्वार्टरली या मंथली, 3 महीने की या 4 महीने की या 3 क्वार्टर की आपने इंस्टॉलमेंट ली है, पूरे साल का डेटा आपको दे देगा। आपको जो है वो उसका उसकी वर्किंग करनी होगी, जनरल एंट्रीज बनानी होगी। इस तरह के सवालात भी आ सकते हैं। तो जितने मैंने आपको सवाल बोले ना वो आपको इन ईयर्स में मिल जाएंगे। मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ के रखे हैं सवाल पूरे पास पेपर में। 2014 रेगुलर, क्वेश्चन नंबर 1, और 2012 रेगुलर, 2012 रेगुलर है और 2012 का प्राइवेट भी है, दोनों है, रेगुलर भी है और प्राइवेट भी है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, 2012 का रेगुलर और प्राइवेट दोनों है। रेगुलर में क्वेश्चन नंबर 5 है, और सॉरी, प्राइवेट में क्वेश्चन नंबर 5 है और रेगुलर में क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ये तो बात हो गई इंस्टॉलमेंट सेल के ऊपर। अब जो है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं बेटा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इनको आपने लाजमी करना है, इन चैप्टर्स को आपने छोड़ना नहीं है।
ब्रांच अकाउंट टाइम है आप लोगों के पास। अगर अभी भी किसी बच्चे ने इस चैप्टर को चॉइस में छोड़ा हुआ है तो भैया उसको दोबारा से पढ़ ले और चॉइस में मत छोड़े, ये लाजमी करके जाए, ये हर साल सवाल आते हैं ब्रांच अकाउंटिंग के और इंस्टॉलमेंट सेल के। और मैंने और आसान कर दिया कि सिर्फ ये ईयर्स प्रैक्टिस करके चले जाओ, इन ईयर्स का कंसेप्ट क्लियर करके चले जाओ। अच्छा, फिर उसके बाद जो है आ जाएगी, दोबारा से आवाज आ जाएगी। फिर उसके बाद जो है इंस्टॉलमेंट सेल के बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर किस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इसका मैं आपको बता दूं। देखो, कैश फ्लो के अंदर क्या हो सकता है बेटा, कैश फ्लो के अंदर एक तो आपको ये पता होना चाहिए जो आपके इनटेंजिबल एसेट्स है ना, जैसे कि पेटेंट हो गया, जैसे कि गुडविल हो गई, इनका इंक्रीज और डिक्रीज आप अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट में किस तरीके से दिखाते हो, इसको माइंड में रख के जाना। ठीक है, दोबारा से बता रहा हूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्या हो सकता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर एक तो जो आपके इनटेंजिबल एसेट्स हैं जिनको आप अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लेके जाते हो, तो इनटेंजिबल एसेट्स को आपने अपने माइंड में रखना है कि इनटेंजिबल एसेट्स का इंक्रीज या डिक्रीज हम उसको स्टेटमेंट के अंदर क्या करते हैं, ऐड करते हैं कि लेस करते हैं, किस नाम से ऐड या लेस करते हैं, अमोर्टाइजेशन के नाम से ऐड या लेस कर रहे हो तो उसको आपने माइंड में रखना है अपने इंटेंजिबल एसेट को। दूसरा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में किसी भी फिक्स एसेट को जब आप सेल कर रहे होते हो या फिर डिस्कार्ड कर रहे होते हो, ये दो चीजें हैं। एक तो इंटेंजिबल एसेट्स जो गुडविल और पेटेंट हो गया, और तीसरा दूसरा जो आपके फिक्स एसेट्स हैं जब आप उनको सेल कर रहे होते हो या फिर जब आप उनको डिस्कार्ड कर रहे होते हो, उसकी वर्किंग क्या होती है, उसकी डेप्रिसिएशन की वर्किंग क्या होती है, उसकी परचेज की वर्किंग क्या होती है, किस तरीके से लेजर बनते हैं, वो अपने माइंड में रखना। ये दो बातें कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर अगर आप लोगों ने अपने माइंड में रख ली तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए। अगर ये दो कंसेप्ट आप लोगों ने अपने माइंड में नहीं रखे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में बच्चों फंस जाओगे। इसी तरीके का सवाल आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। पहला, आपके जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं उनका क्या ट्रीटमेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, और दूसरा फिक्स एसेट्स का सेल या फिक्स फिक्स एसेट को डिस्कार्ड करना, मतलब कि वही हो गया ना, डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, उसका डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है, उसमें जब आप एसेट को सेल कर रहे होते हो तो कौन सी वैल्यू लेके जानी होती है, जब कभी कभार आप एसेट को सेल कर रहे होते हो तो परचेज भी कर रहे होते हो। तो ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है ये आपको अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर माइंड में रखना है, तब जाकर आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो आसानी से हो जाएगी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन कौन से साल इंपॉर्टेंट हैं वो बता दूं आप लोगों को। 19, 1999, 1996 प्राइवेट। क्वेश्चन नंबर 5, 2009 प्राइवेट। क्वेश्चन नंबर 5, 2005 प्राइवेट। क्वेश्चन नंबर 6, 2010 रेगुलर। क्वेश्चन नंबर 3। तो ये चार क्वेश्चन जो हैं, ये 4 क्वेश्चन
आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, आपको करने हैं 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट। जब आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो आप लोग क्या करो, आप लोग माइंड में रखो कि आपको 6 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट करके जाने। ये सवालात तकरीबन तकरीबन 6 चैप्टर्स के कंप्लीट करने। अभी मैंने आप लोगों को कितने चैप्टर्स, 3 चैप्टर्स बता दिए, ठीक है। लेकिन 3 चैप्टर्स के अंदर ब्रांच अकाउंटिंग आपका एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वो है बेटा रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में किस तरह के सवाल आ सकता है बेटा? रेशियो एनालिसिस के अंदर इंक्रीज एक्सपेक्टेड है कि आपको डेटा दे, बैलेंसेस दे, बैलेंसेस देने के बाद वो आपको इंक्रीज दे दे, जनरल इंक्रीज, और वो कहे कि आप इनको भी एडजस्ट करो, और फिर वो आपको फार्मूलाज दे कि क्विक रेशियो निकाल के दिखाओ, करंट रेशियो निकाल के दिखाओ, इन्वेंट्री टर्नओवर, रिसीवेबल टर्नओवर, इस तरह का। तो इस तरह का सवाल जो है वो रेशियो एनालिसिस के अंदर एक्सपेक्टेड है। जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं बेटा, इस तरह का सवाल मैंने जो है वो आप लोगों को अपनी लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ाया हुआ है। ये जितने भी सवाल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये सारी की सारी अपनी लाइव क्लासेस के अंदर, और जो हमारा जो ग्रुप बना हुआ है फेसबुक का जहाँ पे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, वहां पर ऑलरेडी इसके लेक्चर्स अपलोडेड है, या आप लोग वहां से देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। या अगर आप लोगों ने सारे मेरे लेक्चर्स देखे हैं वहां पर, तो आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा, इस क्वेश्चन को इजीली आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। 2016 प्राइवेट, 2012। अच्छा, वीडियो जो हमारी क्लास हो रही है अभी, इसको एंड तक देखिएगा, एंड में बीच में छोड़ के मत जाइएगा। ये नहीं कि आपको सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए तो आप लोगों का मतलब पूरा हो गया और आप लोग शॉर्ट हो गए, ऐसा मत कीजिएगा। पूरा चीजें जो है वो देख के जाइएगा, क्योंकि जैसे ही मैं ये क्वेश्चन पूरे बता दूंगा ना, उसके बाद आप लोगों को पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है ये भी बताऊंगा। क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी में या कहीं पर भी किस तरीके से चेकिंग होती है, हम लोगों को पता है ना। जब हमारे पास कॉपीज कभी कभार चेक करते थे, अब तो नहीं करते खैर, तो जब किया करते थे तो किस तरीके से कॉपीज चेक होती थी, हमारा माइंड क्या होता था, हम किस तरीके से कॉपीज को देखते थे। तो आप लोगों को पूरा मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आपने क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो 2012 रेगुलर, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। 2013 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 5, और 2000 क्वेश्चन नंबर 5। 2000 का कोई रेगुलर प्राइवेट नहीं है। थ्योरी के जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। और कौन कौन से क्वेश्चन इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो भी मैं बता चुका हूँ उसके अंदर। हाँ बिल्कुल, जब आप लोगों का एंड होता है ना, मतलब पेपर से 1 से 2 दिन पहले, तो मैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ। वो इंशाल्लाह ताला आप लोग मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा कि वो। लेकिन तब आते हैं जब बिल्कुल एंड चल रहा होता है ना आप लोगों का पेपर का, मतलब कि सुबह पेपर है तो फिर मैं रात में बता देता हूँ कि बेटा कल के पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं। बिल्कुल, कि पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो भी बता दूंगा, बिल्कुल बता दूंगा। तो ये तो हो गया रेशियो एनालिसिस। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है, रेशियो एनालिसिस के 4 क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, फॉर्मूलाज याद करके चले जाना, तो आपका पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा इजीली। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। बेटा माइक लगाया हुआ है मैंने, अब पता नहीं क्यों आप लोगों को वॉइस जो है वो थोड़ी हल्की आ रही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
अच्छा बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आप लोग एक काम ये करना, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मैंने पूरी एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है, उसमें आई थिंक 7-8 लेक्चर्स हैं, आधे आधे घंटे के। वो लेक्चर्स देख के चले जाना, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो टॉपिक है वो सेव हो जाएगा। तो इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता है, और क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर। ठीक है, तो इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके लेक्चर जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। तो ये लेक्चर्स जो है वो आपको वहां से मिल जाएंगे। अगर किसी बच्चे को नहीं मिल रहे हो तो मुझे टेक्स्ट कर देना, तो मैं उसको जो है वो लेक्चर्स के लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा। बस वही लेक्चर्स देख लो और उनकी प्रैक्टिस करके चले जाओ, तो आपका जो है वो पूरा पेपर जो है वो इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। हाँ, अगर किसी बच्चे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर आता है, अगर किसी बच्चे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर आता है, तो वो खाली लेक्चर्स देख ले और उसमें देख ले कि कौन कौन से ईयर में सॉल्व करवा रहा हूँ, उन ईयर्स की प्रैक्टिस करके चले जाए। ठीक है, तो 3-4 ईयर उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रैक्टिस करना होंगे, और इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर के 3-4 ईयर आपको प्रैक्टिस करना होंगे, तो आपके हो जाएंगे। तो ये 6 क्वेश्चन जो है वो इनको, इन चैप्टर्स को लाजमी करके जाओ। ठीक है, बाकी रह जाता है एब्जॉर्प्शन, एमलगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन। तीनों में से जो है वो कोई एक सवाल आ रहा होता है, कभी कभार एब्जॉर्प्शन आ रहा होता है, कभी कभार एमलगमेशन आ रहा होता है, कभी कभार रिकंस्ट्रक्शन आ रहा होता है। इस तरह इस साल के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है एब्जॉर्प्शन। चाहो तो उसको कर लो और चाहो तो उसको चॉइस में छोड़ दो। ठीक है, आसान चैप्टर है वैसे वो, लेकिन ये चैप्टर्स ऐसे उस वो करोगे तो रिस्क में चले जाओगे आप लोग, कि अगर एब्जॉर्प्शन में से नहीं आया, रिकंस्ट्रक्शन में से आ गया, तो आप लोगों का एक क्वेश्चन फारिग हो जाएगा। तो ये जितने चैप्टर्स मैंने आपको बताए इनको लाजमी करके जाओ, और ये ईयर्स लाजमी करके जाओ। अगर टाइम नहीं मिल रहा ना, सिर्फ यही ईयर्स कर लो जितने मैंने आप लोगों को बताया, तो आपका पेपर इजीली एडवांस अकाउंटिंग का कंप्लीट हो जाएगा। ये तो हो गई बात कि आपको पेपर के इंपॉर्टेंट पता लग गया एडवांस अकाउंटिंग के। अब हम बात करते हैं कि पेपर आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अच्छा बेटा, ये जो पेपर है, भले आप अकाउंटिंग का अटेम्प्ट कर रहे हो, भले आप किसी और थ्योरी सब्जेक्ट का पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर रहे हो, लेकिन आपको अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, हमेशा याद रखना। आप जब भी पेपर ओपन करोगे, तो आपको उसमें से कुछ ऐसे सवाल होंगे जो बहुत अच्छे से आते होंगे, और कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आपको बहुत बुरे आते होंगे। मतलब उनमें से ए पार्ट आ रहा होगा, बी पार्ट नहीं आ रहा होगा, या कच्चा पक्का होगा, किसी की हेडिंग याद आ रही होगी, किसी की हेडिंग पूरी नहीं याद आ रही होंगी, या कुछ आपको अपने पास से लिखना होगा, याद नहीं किया होगा। इस तरह के सवाल कभी कभार हो जाता है। अल्लाह करे आप लोगों के सारे सवाल ऐसे हों जो आप लोगों को अच्छे से आते हो। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक पैकेट बनाना है पेपर का। पेपर का पैकेट कैसे? जो सबसे अच्छा सवाल आता है वो सबसे पहले करना है आप लोगों ने। ठीक है, जैसे आपने देखा कि भाई रेशियो एनालिसिस का सवाल आ गया और सारे फार्मूलाज आते हैं और बिल्कुल A1 आते हैं, परफेक्ट आते हैं, तो सबसे पहला सवाल आपका वो होना चाहिए जो आपको बिल्कुल परफेक्ट आता हो। ठीक है, आप पहला सवाल करोगे, एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा होगा उसका माइंड बन जाएगा, हाँ भाई बच्चा पढ़ने वाला है, इसने बड़ा जबरदस्त करके लिखा हुआ है। फिर आप उसके बाद जब दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, वो उससे हल्के वाला करना। ठीक है, उससे हल्के वाला क्वेश्चन जो थोड़ा बहुत जिसमें डाउट है ना आपको, वो वाला क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 2 करोगे अटेम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 3 आप वो वाला अटेम्प्ट करोगे, 3 और 4 जो आपको नहीं आते अच्छे से, जिनमें आपको बहुत ज्यादा डाउट है, जिनमें आपको बहुत ज्यादा मसले मसाइल हैं, तो वो आपने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 रखना है। उस पर एंड पे मत लेके जाना। हमेशा हम लोगों की कंसंट्रेशन क्या होती है, पहले दूसरे क्वेश्चन को बिल्कुल फोकसली चेक कर रहे होते हैं, और जो लास्ट क्वेश्चन होता है ना उसको फोकस के साथ चेक कर रहे होते हैं। जो बीच वाला होता है वो जल्दी जल्दी निकल जाता है। तो पहला दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है, और जो आखिरी का क्वेश्चन होगा उसको भी वीवीआईपी करके बिल्कुल प्रॉपर हेडिंग के साथ करना है आप लोगों ने। तो इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, अपनी जो बुराई होगी अपनी अच्छाइयों के अंदर उसको क्या कर लोगे, छुपा लोगे। तो इस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, भले वो अकाउंटिंग का हो या भले वो किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट का हो। अच्छा, अगर थ्योरी की बात करें, तो थ्योरी में जैसे बिजनेस लॉ का पेपर है, बिजनेस लॉ के पेपर में बेटा आप लोगों को हेडिंग्स लिखनी है।
हेडिंग्स लिखने के बाद उनको 1 से 1.5 लाइन में 2 लाइन में एक्सप्लेन करना है, ज्यादा मत लिखना। ऐसा ना हो कि आप लोग उसके अंदर एग्जाम्पल्स कोट कर रहे हो, ऐसा ना हो आप उसके अंदर सेक्शन जो है वो कोट कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं करना बिजनेस लॉ के अंदर। ऐसे बच्चे कर देते हैं, मतलब आप लोगों का बिजनेस लॉ का पेपर एक कॉपी में आना चाहिए, इतना लिखना है। जो लिखा हो वो अच्छा लिखा हो, मतलब कि ऐसी वर्डिंग हो जो लॉ के मुताबिक हो, लॉ के वर्ड्स उसमें यूज हो रहे हो, और 1 से 2 लाइन के अंदर आप उसको एक्सप्लेन कर दो, बस इनफ है, ज्यादा लंबा नहीं खींचना बिजनेस लॉ में। कॉस्ट का क्वेश्चन बेटा, कॉस्ट के क्वेश्चंस हम इसको कल पे रख लेते हैं, ठीक है? कल इंशाल्लाह ताला, कल या संडे नाइट को कॉस्ट अकाउंटिंग का एक सेशन रख लेंगे, और उसके अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। अभी तो हमारे एडवांस अकाउंटिंग के निकल गए। यहाँ तक मेरे ख्याल में आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। अगर किसी भी बच्चे को यहाँ तक कुछ भी पूछना है तो वो मुझसे चैट पे पूछ सकता है अभी। ओके भी, आप लोग अपना ख्याल रखना, टाइम खत्म होने जा रहा है। सेम ना आया तो बेटा कोई मसला नहीं है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आंसर सेम नहीं आता तो कोई इश्यू नहीं है आपके, बस वो थोड़े से मार्क्स डिडक्ट करेगा, पूरा क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। तो अटेम्प्ट लाजमी करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। बिल्कुल प्रीवियस लेक्चर्स जो मैंने अपलोड किए हैं वो कर लो, टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, तो क्लास हमारी एंड हो रही है। आज के लिए इतना रहने देते हैं बेटा, अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज।